मुझे आज भी याद है अच्छे से, जब वह शाम जब बारिश पड़ना शुरू हुई थी, फिर रुक ही नहीं रही थी कि अनीता तो उस समय 20 साल की थी और मुझे ट्यूशन पढ़ने आया करती थी। अपने घर नहीं जा पाई थी। उसके पापा ने मुझे फोन करके कहा कि आज अनीता आपकी मम्मी के पास ही रुक जाएगी। बारिश की वजह से इधर आने का कोई भी रास्ता नहीं है और सुबह तक रास्ता साफ ही नहीं होगा, तो अच्छा होगा कि आप उसे वहीं पर रोक ले। मुझे ना जाने क्या हुआ कि मैंने कह दिया कि ठीक है, पर मैं जानता था कि मम्मी तो आज घर है ही नहीं, वह तो शादी में गई है। अगर वह आना भी चाहे तो भी नहीं आ पाएंगी। मुझ पर तो भूत ही सवार हो गया था। मेरे अंदर का जानवर अनीका को देखकर उछल उछल कर बाहर आ रहा था। ना चाहते हुए भी मैं अनीता को यकीन दिलाया कि वह चिंता न करे। वह मुझे इस तरह से देख रही थी, मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। इसे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि मेरी मम्मी घर पर है या नहीं। तो उसके पापा का फोन आया तो उसने झूठ बोल दिया कि आंटी घर पर ही है। नहीं, आप चिंता ना करें, सुबह रास्ता साफ होने के बाद मैं खुद आ जाऊंगी। अनीता की आज रात मेरे साथ रुकने की बात सोचकर मेरे शरीर में सिर दौड़ रही थी। वह मेरे पास से गुजरती तो उसकी खुशबू मुझे पागल कर रही देती थी। अनीता घर में ऐसे घूम रही थी जैसे यह उसी का घर हो। वह बहुत ही खुश नजर आ रही थी। मैंने उसे अपनी बहन के कपड़े दे दिए और बोला कि तुम कपड़े चेंज कर लो, मैं तब तक कुछ खाने के लिए बनाता हूँ। जब वह कपड़े चेंज करके मेरे रूम से बाहर आई तो मैं उसे देखता ही रह गया। उसने मेहरून कलर की नाइटी पहन रखी थी। उस पर लगी जाली से उसका गोरा बदन झांक रहा था। लंबे बाल, वह बड़ी बड़ी आंखें, वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी और मुझे एक टक देख रही, जैसे पूछ रही हो मैं कैसी लग रही हूँ। जैसे एहसास हुआ कि वह मेरी तरफ देख रही है और मैं उसके पास खुले मुंह से उसकी तारीफ देखे जा रहा था, जो मैं चौंक गया और दूसरी तरफ देखते हुए बोला, अनीता तुम दाल खाती हो या ना? मैं तड़का लगा रहा हूँ। फिर दाल रोटी लेकर मेरा ध्यान दूसरी तरफ था। अनीता ने आगे बढ़कर मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों से जकड़ लिया और बोली, अरे सर आप लाइए ना, मैं बना देती हूँ। ना खाना और ना चाकू मेरे हाथ से ले लिया। उसके छूने से मेरे शरीर में आग लगा दी थी और मैं बिना कुछ कहे एक तरफ बैठ गया। अनीता बोली, आप चिंता ना करें, मेरी माँ ने मुझे खाना अच्छे से बनाना सिखाया है। मैं मुस्कुरा दिया और खाना बनाते और खाते हमने बहुत सारी बातें की। मुझे आज पता चला कि ना अनीता इतनी प्यारी तो है ही, पर बहुत सारी बातें भी करती है। वरना आज से पहले तो अनीता आती, पढ़ती और चली जाती। ऐसे ही हमने बहुत सारी बातें की और खाना खाया और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। बाहर से बारिश और बिजली के कड़कड़ाने की आवाजें आ रही थी। लगता था तूफान बाहर आया है, लेकिन वह तूफान मेरे अंदर उठने वाले तूफानों से थोड़ा सा कम ही होगा। मुझे नींद भी नहीं आ रही थी और मुझे रह रहकर अनीता की याद आ रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं अभी उठकर उसके पास चला जाऊं और उसे अपनी बाहों में भरकर खूब सारा प्यार करूं, और मुझ में हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। मुझे पता था अनीता ही है, क्योंकि घर में और कोई भी नहीं है। मैं झट से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही अनीता मुझसे कहने लगी, सर मुझे अंधेरे से डर लगता है, क्या मैं आपके साथ सो सकती हूँ? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, तुम एक तरफ सो जाओ। मैं अनीता को बेड पर एक तरफ इशारा करके हुए कहा कि वह एक तरफ लेट गई। मैं भी दरवाजा बंद करके वहीं दूसरी तरफ लेट गया, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। ऊपर से अनीता उस नाइट सूट में कुछ इस तरह बेड पर लेटी थी कि जी चाह रहा था उसे बस देखता ही रहूं। बाहर एकदम बिजली कड़की, जिससे डर कर अनीता की आंखें खुल गई। मैं दोबारा से बिजली कड़कने से डर कर लेटे लेटे ही आकर मेरे सीने से चिपक गई। मैंने पूछा, अनीता ये क्या कर रही हो? उसने कहा, सर मुझे बिजली से कड़कने पर बहुत ही ज्यादा डर लगता है, मुझे ऐसे ही सोने दीजिए। मैं आगे कुछ नहीं बोल पाया, बस अपने कंबल में उसे छुपा लिया और बहुत देर तक उसे मैंने ऐसे ही अपने सीने से चिपकाए रखा। फिर मुझे एहसास हुआ जैसे उसकी आंखें खुली हों। मैं थोड़ा नीचे देखा तो वह मेरे सीने से बालों को निहार रही थी। मैंने उससे पूछा, अनीता तुम अभी ठीक हो? उसने कहा, तो कुछ नहीं,
बल्कि अपने दोनों हाथों से मुझे और जोर से अपनी ओर खींच लिया। अब उसके बाद मैं भी अपने ऊपर कंट्रोल ना कर सका। मैं भी उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में छुमा लिया और उससे पूछा, अनीता, तुम मुझे अपनी बहुत ही अच्छी लगती हो, क्या मैं तुम्हें थोड़ा सा भी पसंद हूँ? जवाब में उसने अपने दोनों हाथ मेरे सीने से चिपका दिए और मुझे नशा सा छा गया। मैंने अपने हाथ अपने आप ही चलने लगे और ऐसा नहीं कि अनीता को अच्छा नहीं लग रहा था, वह मेरा पूरा साथ ही दे रही थी। उसकी गर्म सांसें मुझे और भी ज्यादा बेचैन कर रही थी। तड़कती रातों में बाहर का मौसम भी बहुत ही सर्दी वाला था, लेकिन अंदर तो जैसे आग ही लगी हुई थी। अब मैं और कंट्रोल नहीं कर पाया था। मेरे हाथ तेजी से मेरी और अनीता के बीच की हर बाधा को एक एक करके खोल रहे थे और दूर फेंक रहे थे। हम दोनों एक दूसरे को इतने करीब से महसूस कर पा रहे थे जैसे कि पति पत्नी करते हैं। मेरे ज्यादा जोर लगाने पर अनीता की चीखें निकल गई तो मैं अपने आप को संभालना लगा। मुझे लगा अनीता पूरी तरह से डूब चुकी है और उसे भी आनंद आने लगा है, तो मैं अपनी मन मर्जी करने लगा। अनीता इस अवस्था में बोली, सर, आप मुझे पहले से ही पसंद हैं, पर डर और बेझिझक के कारण मैं कभी आपको बता ही नहीं पाई। उसकी यह बातें मुझे और भी भड़का रही थी। उसके बाद अनीता कुछ न बोल सकी और बस उसकी आवाजें पूरे कमरे में बोलने लगी। कुछ देर के बाद उसके हाथों की पकड़ ढीली हुई और वह शांत हो गई और 2 मिनट बाद ही मैं भी आनंदता सागर में डूब गया। मुझे जिंदगी का मतलब बस यही लगा। हम कुछ देर बाद इस अवस्था में रहने के बाद फिर उस कंबल में आ गए। उसके बाद कई बार कमरे में तूफान आया और गया। हम सोते, फिर आँख खोलते, फिर सोते और उसी तरह सुबह हो गई। मुझे सुबह उठकर शर्मिंदगी सी हो रही थी। अनीता भी मुझसे आंखें नहीं मिला पा रही थी। उसे चलने में भी थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। उसके पापा चले गए मुझसे बिना कुछ कहे और फिर कहीं नहीं आए। मैं उससे मिलने के लिए तड़प रहा था। जब वह 2 दिन तक नहीं आई थी तो मैं उसके घर पर गया तो पता चला कि वह पढ़ने के लिए इलाहाबाद चली गई है। मुझे बहुत ही अजीब लगा। मैं पसंद नहीं था तो बता देती, मैं क्यों आगे बढ़ता। मैं उदास हो गया लेकिन कर भी कुछ नहीं सकता था। कुछ दिन यूं ही बीतने के बाद मैं अपनी पढ़ाई में मन लगाने लगा। मैं ट्यूशन पढ़ाना भी छोड़ दिया था। कई सालों की मेहनत के बाद मुझे एक डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। मेरे 5 साल बाद एक दिन जब मैं कॉलेज के गेट पर पहुंचा तो मैं अपनी गाड़ी से बाहर देखा। गेट पर एक जाना पहचाना सा चेहरा खड़ा था। थोड़ा पास जाकर देखा तो अनीता ही थी। उसने तो हमारे कॉलेज में ही एडमिशन लिया था। मैंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने को बोला। मैं उतरकर अनीता के पास गया तो वह अचानक ही मुझे देखकर चौंक गई। वह मुझे देखकर कहने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, अनीता, तुम कहाँ चली जा रही हो? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा तो तुम मुझे बता सकती थी, ऐसे जाने की क्या जरूरत थी। अनी की बात मुझे भी बहुत शर्मिंदगी थी और मैं समझ सकता हूँ कि तुम भी परेशान होगी कि अगर ऐसी कोई बात थी भी तो कम से कम बता कर तो जाती। अनीता ने कहा, नहीं सर, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं थी। मैं आपको प्यार करती थी और जो भी हुआ हम दोनों की मर्जी से हुआ था। मैंने पूछा, अगर प्यार था तो अनीता तुम क्यों भाग गई? उस वक्त मैं यह सब एक्सेप्ट नहीं कर पाई। मैं डर गई थी कि अगर पापा को पता चला तो क्या होगा। बस इसीलिए यहाँ से चली गई। वहाँ जाकर पता चला मैं आपको कितना चाहती हूँ, पर देर हो चुकी थी। तो क्या तुम अभी मुझसे प्यार करती हो? मैं बिना देर किए उससे पूछा। मैं एक बार अनीता को खो चुका था, दोबारा नहीं खोना चाहता था। अनीता नीचे देखने लगी। मैं समझ गया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी से तुम्हारी शादी की बात करूँगा। अभी बताओ तुम कौन से कोर्स में एडमिशन लिया है? मैंने तुम्हें छोड़ देता हूँ। अनीता बोली, सर, मैं कहीं एडमिशन नहीं ली, मैं बस आपके मिलने आई थी। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और मैं इलाहाबाद की ही एक स्कूल में टीचर हूँ। घर आई थी, सोचा आपको एक बार देख लूं। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ी। आज मेरी वर्षों की मेहनत और इंतजार का फल मेरे सामने ही खड़ा था।
इसके 2 दिन बाद मैं और मेरी माँ अनीता का रिश्ता लेकर उसके घर पर गए। इसके पापा मुझे देखते ही पहचान गए। अंदर लेकर उन्हें जब पता चला मैं एक सरकारी प्रोफेसर हूँ तो उन्होंने झट से हाँ कर दिया और ठीक 1 महीने बाद अनीता मेरी दुल्हन बनकर उस बेड पर बैठे थे जहाँ हमने 5 साल पहले एक दूसरे को पति पत्नी का हक दिया था और आज मेरे पास अधिकार था कि मैं अनीता को पत्नी का सुख दे सकूं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।